Okay, so good morning everyone. अभी जो पेपर लिया था उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए थे 19 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक-एक क्वेश्चंस के ऑप्शन देखेंगे और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है हमारा, वो कह रहा है व्हिच वन इज़ करेक्ट फॉर जी नॉट स्टेज। तो जी नॉट स्टेज के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इस ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट इज़ अ क्वेश्चन स्टेज। तो ऑप्शन सही है कि हाँ, क्वेश्चन स्टेज होती है। जी नॉट स्टेज में क्या होता है? सेल जो होता है वो डिप एक तरह से एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा होता। वो एक रुका हुआ होता है। एक तरह का हमारा एक गैप हमने पढ़ा था गैप फेज़ में G1, G2 और एस G1, G2 एस फेज़ इंटरफ़ेज़ में पढ़ा था हमने। और जी नॉट फेज़ क्या होता था जब उससे बाहर निकल गया था साइकिल से और सेल एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेज है, सही बात। इन दिस फेज़ सेल साइकिल इज़ स्टॉप्ड। सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है, सही बात है। ये बताया कि सेल साइकिल से बाहर निकल के चला जाता है। ये वाला डायग्राम बनाया था। थर्ड, जी नॉट सेल्स डू नॉट ग्रो और प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। सही बात है, ग्रो नहीं कर रहा होता, प्रोलिफरेशन नहीं होता, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक। फोर्थ, जी नॉट सेल कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। और ये कुछ स्टिमुलस मिलेगा डिवाइड कर सकते हैं। देखा था कई बार क्या होता है जैसे कि कोई डैमेज हो गई आपकी कोई मसल डैमेज हो गई, कोई ऐसी सेल है जो अभी जी नॉट फेज में है, तो रिपेयर करने के लिए वो उससे वापस से सेल साइकिल में आता है और रिपेयर करता है, अपना डिवाइड करके एक और सेल बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन सही हैं। तो ऑल आर करेक्ट। यस, तो इसके 4 ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, कौन सा फेज ऑफ सेल साइकिल विद इट फंक्शन। तो मतलब फेजेस लिखे हैं सेल साइकिल के, उसके फंक्शंस लिखे हैं। तो फिर से पहले सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हम याद कर लेंगे फेजेस के बारे में, दिमाग में आ जाए कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो याद करो, G1, S, G2 और एम फेज होता था। ठीक है, तो पहला सेकंड गैप फेज, मतलब किसकी बात कर रहा है सेकंड गैप फेज में? ऑब्वियस सी बात है, जी टू फेज की बात कर रहे हैं अपने। सेकंड गैप फेज जी टू फेज। जी टू फेज में क्या होता है, हमारा सेल फाइनल प्रिपरेशन कर रहा होता है अपनी ना, कि एक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कर रहा होता है, फाइनल प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो ऑब्वियसली होती है, तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही होगी। तो ये ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है G1 फेज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। ज़्यादातर ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होते हैं जी कौन सा फर्स्ट G1 फेज में। तो ये भी बहुत सही है, ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं G1 फेज में, है ना? ओके, और डीएनए कब डुप्लीकेट होता है? यस, एस फेज में। इंटरफेज, इंटरफेज के बारे में, फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन पता है। इंटरफेज पूरे को कहते थे, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज को मिला करके इंटरफेज कहते थे। इस पूरे टाइम पीरियड में क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए, जो सेल डिवीजन होने वाला है एम फेज में, उसकी तैयारियां कर रहा होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ, डीएनए सिंथेसिस फेज, मतलब एस फेज की बात कर रहा है। डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, क्या डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर? तो याद करो क्या बताया था कि एन से, सॉरी 2n से 2n ही रहता है, लेकिन 2c से 4c हो जाता है। कंटेंट डबल होता था, नंबर डबल नहीं होते थे। इसने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, तो ये बात गलत है। और इसने क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो
फोर्थ करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो अब की बात आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है, एक इन अ डिप्लॉयड सेल आफ्टर एस फेज क्वांटिटी, वेट अ सेकंड, ये मेरे पास इसका बार ऊपर आ गया। या सो आफ्टर डिप्लॉयड इन अ डिप्लॉयड सेल आफ्टर एस फेज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज 40 पिकोग्राम। ठीक है, 24 picogram, not 40 picogram. After phase 2 situation will be in each daughter cell. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, डिप्लॉयड सेल है, उसके एस फेज में क्वांटिटी ऑफ डीएनए कितना है? 20 पिकोग्राम है। बोल रहा है कि एनाफेज 2 के बाद कितना होगा। तो याद करो, यहाँ पे एनाफेज 2 की बात है, मतलब कि ये मियोसिस की बात कर रहा है, उसमें 1 और 2 होता था। और उसमें क्या होता था कि हमारा पहले फर्स्ट में डीएनए कंटेंट क्या हो जाता था, हमारे पास जो भी आपका इसका एस फेज में क्वांटिटी क्या है? 20 पिकोग्राम है, तो मतलब 20 पिकोग्राम एस फेज में बन चुकी है। इसके बाद क्या होगा? 4 बनेंगे सेल्स, याद है? एक सेल से 4 सेल्स बनते थे, तो हर एक सेल में कितना जाएगा? 5 पिकोग्राम। ओके, और ये 2n होता था। फाइनली 4 हैप्लॉइड बनते थे, तो n, तो हैप्लॉइड और 5 पिकोग्राम, तो आंसर क्या हो गया? हैप्लॉइड एंड 5 पिकोग्राम। ठीक है, ईजी था। ठीक, अगर ये ऐसा नहीं देता, एस फेज का नहीं देता, हमको जीवन फेज का दे देता, तो हमारा आंसर चेंज होता। क्यों? क्योंकि जीवन फेज का देता तो एस फेज में हम डीएनए को कंटेंट को डबल करते पहले। मान लीजिए आपको एस फेज, ये जीवन फेज में 10 देता है, तो एस फेज में 20 होता, और फिर ये जा करके फाइनली 5 बनता। ठीक, तो खैर हमको ये यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा, पीछे से नहीं पूछा था, एस से ही पूछा कि एस में 20 है। तो अगर इसमें 20 है तो हमको एक बात पता होनी चाहिए कि हर एक में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, और एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं ना, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। बिल्कुल ठीक। और जिनका जो तो एन 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 एन, तो ये 20 चारों में डिवाइड हो जाएगा, 5 5 5 5। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या कह रहा है? मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। ओके, नॉट फिफ्थ, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये। ठीक है, फिफ्थ तो नीचे था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Meiosis involves only a single copy of a cycle of डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस में क्या एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है? ओनली ए सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस। तो बात सच लग रही है, गलत लग रही है? कई लोग को लगा होगा ये गलत है, किसी को लग रहा है सही है। अभी इस पे रुकते हैं। लेकिन मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन एक ही होता है, बात सही है वैसे। ठीक है, पहली बार कब डीएनए रेप्लिकेशन है? एस फेज में होता था, याद करिए। डीएनए रेप्लिकेशन, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट एंड ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, गलत है। मियोसिस 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल बनते थे। ओके, मियोसिस सॉरी माइटोसिस यूजुअली रेस्ट्रिक्ट टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली। माइटोसिस जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है। ओके, माइटोसिस आपका डिप्लॉयड सेल में होता है। ठीक ठीक सी लग रही है बात आपका। इसके बाद लास्ट ऑप्शन के इन ईच सेल साइकिल टेक्स 90 मिनट। बात ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? फोर्थ का थर्ड। कौन सा गलत ऑप्शन था? 4 haploid cells are found at the end of meiosis 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। बोल रहा है क्या कहता है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। इंटरवल को क्या कहते हैं? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच को के इंटरवल को। तो फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक सेल साइकिल बना लेनी है, और ये ऐसे कर लेना है, G1
Sg2 और M किसके पीछे पूछ रहा है? माइटोसिस M फेज़ के और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में होता है? एस फेज़ में होता है, तो इन दोनों के बीच के इंटरवल को क्या कहते हैं? G1 फेज़ कहते हैं। तो आंसर आ गया G1 फेज़। ओके, आसान क्वेश्चन था। आई होप सबने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। याद करो, एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? कि जो भी जब हमारा जो मियोसिस होता है, वो कैसे डिफरेंट होता है माइटोसिस से? उसमें जो आपका मियोसिस 1 का जो प्रोफ़ेज़ होता है, उसमें 5 फ़ेज़ होते थे। याद आ रहा है? प्रोफ़ेज़ में 5 फ़ेज़ होते थे, जिसमें से जो बीच का मेन फ़ेज़ होता था, वो कौन-सा होता था? पैकिटीन, ये पैकिटीन। पहले 2 स्टेज में ये रिकॉम्बिनेशन इसमें होता था, पैकिटीन में, और लास्ट के 2 स्टेज में आपका जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो हटता था, ठीक है? कुछ-कुछ याद आ रहा होगा? चियाज़्माटा का फॉर्मेशन याद आ रहा है, डिसॉल्यूशन ऑफ चियाज़्माटा याद आने लग जाएगा, ठीक है? अ, टे बाइवैलेंट क बन जाता था, टेट्राड जिसे कहते थे, और यहाँ क्या बनता था पैकिटीन में? तो पैकिटीन में मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है और पैकिटीन में तुम्हारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज़ करता होता है। तो आंसर क्या हो गया? रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें यूज़ होता है। ओके, तो 6th का पहला आंसर सही है, पैकिटीन। कुछ लोगों ने गलत किया है, आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा, ठीक? बट इसका आंसर होगा पैकिटीन। क्लियर था? डायरेक्ट है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएँगे, बट या इस लेवल के क्वेश्चन आ जाएँगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डिप्लॉयड सेल्स इन ह्यूमन वेयर सेल डिवीजन डज़ नॉट अकर। ऐसा कौन सा डिप्लॉयड है सेल डिवीजन अकर नहीं होता? ठीक, थोड़ा टफ क्वेश्चन बोलूँगा, आप ऑलमोस्ट सब लोगों ने इसको गलत किया या 1-2 लोग ने सही भी किया है। तो देखते हैं। हर्ट सेल में सेल डिवीजन होता है? जनरली नहीं होता, पता है हर्ट सेल में सेल डिवीजन, मसल सेल में सेल डिवीजन और नर्व सेल में। हमको ये कन्फर्म पता है नर्व सेल में, हर्ट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता। मसल सेल में होता है? नहीं। कभी-कभी होता है, कब? जब रिपेयर करना होता है कोई डैमेज को, तो जनरली तीनों में सेल डिवीजन नहीं होता। ओके? तो आंसर हो गया ए, बी एंड सी। यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन ईस्ट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज़ अबाउट, अभी थोड़े पहले एक क्वेश्चन भी आया था, ईस्ट में सेल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है? 90 मिनट्स। यहाँ पे 90 मिनट्स नहीं है ऑप्शन, ये क्या है? 60 + 30 90, तो ये आंसर हो गया 8th का थर्ड 90 मिनट्स में। उसने मिनट्स को आर में करके जल्दी से कंफ्यूज करने की कोशिश करी है थोड़ी सी, और इतना तो उसका हक बनता है, वो करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन द सेल। इसको कई लोगों ने गलत कर दिया, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ठीक, कैसे? ऐसा क्या आसान है इस क्वेश्चन में? इसने बोला कौन से फेज में सेल साइकिल के सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब बताओ, एम फेज में करते थे। एम फेज में कई सारे फेज थे, कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अगर तुम लोग को याद होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करेगा तो कहाँ पे करेगा? वो होता है प्रोफेज में करता था। थोड़ा याद करो, प्रोफेज में तुम्हारा न्यूक्लियस है और जो सेंट्रियोल होते थे, ये दोनों अपोजिट पोल में मूव करने आते थे। प्रोफेज में डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस होता था, प्रोफेज में ऑर्गेनेल डिसॉल्व हो जाते थे, जो क्रोमेटिन होता है क्रोमोसोम में बनने लग जाता था, और ये सेंट्रियोल होते थे, ये दोनों अपोजिट पोल में मूव करने लग जाते थे। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ेगी और वो मेटाफेज के टाइम पे घसीट के बीच में इक्वेटोरियल प्लेट पे लेके आएगी, और एनाफेज में ऊपर नीचे जाएगा, दोनों अपोजिट तरफ के पोल की तरफ मूव करेंगे, और टीलोफेज में वापस से जो प्रोफेज में होता है उसका उल्टा हो जाएगा, और ये 2 सेल मतलब अलग-अलग इसका न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, और फाइनली
सेल डिवीजन हो जाता है, कार्योकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। इसके 2 मेथड पढ़े थे तुम लोग ने, फरो मेथड, याद आ रहा है? ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का? अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है प्रोफेज, आंसर नंबर 4th, ठीक। 10th, द एम फेज स्टार्ट विद द, एम फेज किससे स्टार्ट होता है? तो वैसे तो प्रोफेज से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं है प्रोफेज टाइप का ऑप्शन, जीवन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल गलत बात। टीलोफेज से स्टार्ट होता है, नहीं टीलोफेज से तो नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन ऐसे किया नहीं, ऑप्शन देख के। कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस बच्चे, कार्योकाइनेसिस क्या होता था बच्चे? न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या होता था? सेल डिवीजन। जो तो पहले क्या होता था? कार्योकाइनेसिस होता था, अभी बताया थोड़ा पहले। कार्योकाइनेसिस फिर लास्ट में सेल डिवीजन होता था, जो कि आपके बीच में फरो बन जाती तो दोनों सेल अलग अलग हो जाते थे। तो आंसर क्या हो गया? कार्योकाइनेसिस, सेकंड ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। द इवेंट शोन बिलो अकर्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस। हमको बताना है कौन सा इवेंट किस फेज में होता है, और फिर उसकी टेबल भरनी है, नीचे टेबल दे रखी है। सेंट्रोमेर split, chromatid separate and move to opposite poles. Chromatid are now called chromosomes. कौन सी जगह पे सेंट्रोमेर स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहने लग जाते हैं क्रोमेटिड। ठीक, अभी रुकते हैं, आगे देखते हैं। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स, डीकंडेंस्ड ऑफ क्रोमोसोम रीअपियर एंड एनएम, ये सब रीअपियर होता है। तो ये समझ आ गया हमें, टीलोफेज की बात कर रहा है ना? उल्टा अपोजिट पोल क्लस्टर पोल डिकंडेंस हो गया, ठीक। क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, ठीक है, अभी रुक जाते हैं इस पे भी। जो पहले आसान आसान उनको देखते हैं। काइनेटोकोर अटैच टू स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट का नाम आ गया तो दिमाग में आ गया मेटाफेज है, हाँ या ना? वैसे क्वेश्चन करूंगा जैसे कि बच्चे को करना चाहिए, एंड नॉट मैं सारे आंसर नहीं बता रहे करते हुए कि कौन किस में होता है, फिर क्वेश्चन परेशान रहेगा। कई बार ऐसे करना पड़ता है कि हमको एक या दो जो एकदम श्योर होते हैं वो मालूम होते हैं, ठीक है। ई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मैट्रिक्स, कंडेंसेशन कहाँ होता था? याद आ रहा है? प्रोफेज में होता था, ठीक है, प्रोफेज। तो कुछ कुछ हमको ऑप्शन समझ जाए, फिर हम देखते हैं कि हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, हमको और जानने की जरूरत है कि इतनी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। तो हमें अभी तक क्या समझ आया कि जो हमारा बी है वो टीलोफेज है, तो बी टीलोफेज है, टीलोफेज में बी आना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका एलिमिनेट हो गया, श्योर थे आप। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें बी नहीं है, उसमें ए है, ठीक। दूसरी चीज, दूसरा कौन सा था? क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, या फिर आपका ये काइनेटोकोर इक्वेटोरियल प्लेट, डी का मेटाफेज होगा। मेटाफेज किसका होगा? डी का। तो इसका मतलब पहले हमने सी हटा दिया, अब ये भी हटा दिया 2, तो ये 1 और 4 में से कोई एक होगा। कौन सा होगा? या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, ओके। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सी जब में इंटरफेस दे रखा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इंटरफेस। अब इसका मतलब हमें 3 निकालने के बाद भी हमारे पास 3 ऑप्शन का हमको पता है, किस किस का? हमको पता है कि जो बी है वो क्या है, हमें पता है सी है वो क्या है, हमको पता है ई क्या है। तो भी आंसर नहीं निकल सकता क्योंकि हम 2 ऑप्शन में फँसे हुए हैं अभी। कौन सी 2 ऑप्शन में फँसे हुए हैं? एक हमारा ऑप्शन जो फँस रहा है, वो फँस रहा है, हमको पता लगाना है कि ये डी क्या है, काइनेटोकोर अटैक नहीं, सॉरी, डी आप लोग को पता है। अच्छा, एनाफेज देख लेते हैं, एनाफेज कौन सा होता है, ए या ई? क्योंकि हमारे ये ऑप्शन बचे फर्स्ट और फोर्थ, तो एनाफेज ए या होगा या ई होगा। ई में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्या यहाँ होता है क्रोमोसोमल मटेरियल? नहीं, गलत बात है। ए क्या था? सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाए, क्रोमेटिन सेपरेट कर जाए, अपोजिट पोल पे जाने लग जाए। कब होता है ये सब? अपोजिट पोल पे जाने लग जाए, सही याद कर रहे हो उसमें, ओके। ये होता है हमारा
एनाफेज में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका? ओवरऑल आंसर नंबर 1 सही है इसका। ये वाला तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं इस टेक्निक से। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछे गए हम लोग से। इसमें आई गेस यहाँ तक समझ आ रहा होगा, अभी टेस्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? 2n से मदर सेल से 2 बी और सी बन रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा है बी और सी का क्या है। ओके, आइडेंटिफाई करना है हमको 12th का। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मियोसिस है माइटोसिस है? पहली बात, 1 से 2 बन रहे हैं, तो 1 से 2 कब बनते थे? माइटोसिस में, मियोसिस में? पता होगा, माइटोसिस में 1 से 2 बनते थे, मियोसिस में तो ये 4 बनते थे। तो ये दोनों तो हट गए, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, या तो ये या ये। अब ये जो बना मियोसिस में क्या होता था, 2n से 2n और 2n ही बनता था, है ना? कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं था, इक्वेशनल डिवीजन था माइटोसिस। तो क्या ऑप्शन हो गया? फोर्थ। 12th का फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, अब इसके बाद एक आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आराम से हो जाना चाहिए। साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो कहाँ विजिबल होता है, ऑफ कहाँ से फाउंड, इट इज विजिबल और फाउंड फ्रॉम, कहाँ से पाया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, याद करो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पड़ा था? सबसे पहले इसका नाम याद आएगा तो याद आएगा, मियोसिस में पढ़ा था तुम लोग ने, है ना? मियोसिस में कई स्टेजेस थी, तो पैकेटिन स्टेज याद आ रही है तुम लोग को? पैकेटिन स्टेज में क्या होता था? रिकॉम्बिनेशन होता था। ओके, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ठीक है। तो जाइगोटीन में सेंट्रोनोमल कॉम्प्लेक्स बनने लग जाता था और पैकेटीन तक बनता रहता था, है ना, सेंट्रोनोमल कॉम्प्लेक्स। तो क्या आंसर हो गया इसका 13 का? आपका जाइगोटीन तो पैकेटीन, ठीक है। तो आसान था ये भी। ओके, ये तो वैसे भी नहीं, मेटाफेज क्या लिख दिया इसने, पैकेटीन थ्रो डिप्लोटीन, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, सेंट्रोनोमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में तो जा करके डिसॉल्व होने लग जाता था ना। ओके, चियास मेटा फॉर्मेशन देखा था हमने। ओके, तो दिस वाज इजी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? डिप्लोटीन फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, डिप्लोटीन चियास्माटा फॉर्मेशन, चियास्माटा टर्मिनेशन, और जाइगोटीन फॉर्मेशन ऑफ बॉकेट। ठीक, सबसे पहले कौन सा हटा सकते हो? पैकेटीन। चियास्माटा टर्मिनेशन नहीं होता यहाँ, पक्का। यहाँ तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता था, तो ये तो गलत है ही है। लिप्टोटीन फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट नहीं, या तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन डाइकिनेसिस। जो बाइवेलेंट बनते थे वो ये सेकंड स्टेज में बनते थे, जाइगोटीन या फिर में बनते थे ना बाइवेलेंट टेट्राड, तो ये भी गलत है। ओके, अब 2 बचे हमारे पास ऑप्शन। ओके, तो जाइगोटीन इसी की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉकेट ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हमने, हटा दो। ये क्या बचा? डिप्लोटीन चियास्माटा फॉर्मेशन। डिप्लोटीन में क्या होता था? चियास्माटा बनता था, याद कर लो, डिप्लोटीन में चियास्माटा बनाना बताया था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो जाता था, वो सब एक जगह, हर जगह हट जाते थे, सिर्फ एक पॉइंट पे जुड़े रह जाते थे, है ना। बाकी दोनों क्रोमोसोम हट जाते थे, एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं चियास्माटा बन गया, ठीक है। जो कि कौन सी स्टेज में होता था? 4th स्टेज में, जिसका क्या नाम है? डिप्लोटीन। तो आंसर क्या हो गया? डिप्लोटीन। करेक्टली मैच कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मेयोसिस इनटू करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। और कैसे लगाएंगे? टर्मिनेशन ऑफ चियास्माटा,
क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, जंक्शन और डिसोल्यूशन। तो इसको सही सीक्वेंस लगाओ। सबसे पहले क्या होता था बच्चों, तो याद करो। सबसे पहले साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, कब बनता था, सेकेंड स्टेज में साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनता था। तो सबसे पहले ये बनता है, साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनेगा सी। तो ऑब्वियस बात है ये दोनों तो नहीं हो सकते, है ना। फिर क्या होगा, साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बना, क्रॉसिंग ओवर कराओगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे बी। सेकंड फर्स्ट नंबर पे ये होगा, सेकंड नंबर पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स बना, क्रॉसिंग ओवर हो गई। कौन से अगली स्टेज में, जो कि पैकेटीन में है। ठीक है, पैकेटीन। फिर क्या हो सकता है, अब इसमें देखो डी और ई। डी क्या है, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, या फिर ई डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। जब अब ये हो गया, जो काम करने के लिए आया था सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स, क्यों बना था, क्योंकि सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स को रिकॉम्बिनेशन का था, तो ये हो गया। तो ये ई, इसके बाद चियास्माटा बन जाता था, याद आता है एक, और उसको भी टर्मिनाइजेशन हो जाता है लास्ट स्टेज में, वो हो गया। और फिर क्रोमोसोम का डिसजंक्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। ओके, आई होप तुम लोगों ने इसको सही किया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन आता है, सच बात है। मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम थ्रू जनरेशन, ये सही बात है, बताया था 23 अगली बार, अगर 23 अगर नहीं होगा ऐसे तो अगली बार 46 हो जाएगा, फिर इसका डबल हो जाएगा 92 हो जाएगा ऐसे। तो हाँ, और फॉर्मेशन ऑफ बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के भी बेसिस है, तो सारे ऑप्शन सही हैं। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, लिखवाया हुआ है कॉपी में, दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, इसको और देख लेते हैं। 17, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इसको पहचानना है। ठीक है, तो पहले ध्यान से डायग्राम को देखते हैं, हो क्या रहा है। कुछ कहीं ये लोग जुड़ गए हैं, और ये लोग कहीं मूव कर रहे हैं। अब देखो, कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो, कैसा कंफ्यूज होते हो, क्या ये एनाफेज है क्या, इसमें कंफ्यूज सकते हो। एनाफेज तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है अपोजिट तरफ मूव करते हुए। लेकिन एक चीज देखना, क्या ये सच में एनाफेज है, नहीं है। तो असल बात है, एनाफेज तो नहीं दिख रहा मुझको। क्यों नहीं दिख रहा मुझको एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में सिंगल ऐसे ऐसे मूव करते थे। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते थे सेपरेट हो चुके होते हैं, सेपरेटेड नहीं दिख रहे, एनाफेज नहीं होगा, तो कंफ्यूजन खत्म। फिर क्या हो सकता है, मेटाफेज है, अभी आया तो नहीं है, हो सकता है मेटाफेज के लिए तैयारी चल रही है। ये दोनों अपोजिट अपने बीच में प्लेट पे आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो रहा है। मेटाफेज का तरफ ट्रांजिशन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रांजिशन टू मेटाफेज स्टेज, है ना। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, वो क्या कहता है। The drawing below shows a cell whose diploid chromosome number is 4. This cell is in, ये सेल कौन सी स्टेज में है, ये तुम लोग से पूछ रहा है। सेल कौन सी स्टेज में है, जिसमें कि इसका जो क्रोमोसोम नंबर है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 4। यस, तो बताओ कौन सी स्टेज में हो सकता है। मियोसिस की बात चल रही है, सिंपल सी बात है, मियोसिस की बात चल रही है, जब क्रोमोसोम नंबर इज 4, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 4। तो ऐसा कब होता होगा, डबल हो गया और M1 स्टेज में एंटर कर गया। जब मियोसिस 1 में एंटर किया, तो यहाँ पे मेटाफेज तो हो नहीं सकता, ये सिंपल सी बात है। एनाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस है नहीं। फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस, एनाफेज ऑफ मियोसिस है क्या ये, या फिर सेकंड एनाफेज ऑफ मियोसिस। तो ये फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस है, याद करो। ये सेल अपोजिट की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये कौन सा है, फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस है। ओके, समझ आ गई बात। डायग्राम देखना, एनसीईआरटी से डायग्राम उठाया गया है। फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस दिख रहा है तुम लोग को इसमें। ओके, आंसर थर्ड हो गया 18th का। और एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेबल द फॉलोइंग indicated by
1 2 3 4 ठीक है, लेबल करना है इन लोग को कि क्या क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है। ओके, तो एक बार ध्यान से देखो और बताओ क्या क्या है। ये क्या है? 2 2 में क्या क्या है? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रोमेयर तो नहीं है, सेंट्रोमेयर तो इसके ऊपर था। ये क्या था? सेंट्रियोल, ये जो कि इधर इधर मूव कर चुके थे। सेंट्रियोल कौन सी फेज में? फर्स्ट फेज में, प्रोफेज में इधर उधर मूव कर गए थे, तो ये सेंट्रियोल है। तो मतलब कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऐसे पहले हटा दो। दूसरा, 1 क्या है? ये क्या है 1? क्रोमेटिड है या फिर क्रोमोसोम है? हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन यहाँ पे तुम फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो इसमें तुमको सही से दिखा रखा है, दोनों को एक साथ लिया है। जब दोनों साथ लिए तो वो क्या हो गया? क्रोमोसोम। तो फोर्थ क्या है? क्रोमोसोम। अगर फोर्थ क्रोमोसोम है तो ये, और ये फर्स्ट क्या है? सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्रोमेटिड है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। और थर्ड क्या है? ये बीच में क्या होता था? सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर, तो थर्ड सेंट्रोमेयर था, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस के ये आंसर हो गए जो आज टेस्ट में आए थे, जिसमें से काफ़ी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे इसमें, सिंपल तो बहुत ही कम थे, एक दो थे, अदरवाइज मीडियम डिफिकल्टी के सारे क्वेश्चन थे ही थे। ठीक है, एनीथिंग अबव 13 आउट ऑफ 19 और 13 इज अ गुड स्कोर। इससे अबव स्कोर करना चाहिए। हालांकि मैंने टाइम लिमिट बहुत कम दी थी, आई जस्ट गिव यू 20 मिनट्स फॉर दीज क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट इजी एग्जाम। अगर मैंने ज़्यादा टाइम दिया होता तो इट मे बी पॉसिबल यू कैन सर्च फॉर द आंसर्स, देन उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता। सो दैट्स व्हाई आई गिव यू टाइम लिमिट, बट या, you guys performed really well, and yeah, someone scored even 16 question correct, and that's really appreciating. Yeah, applaudable thing. So कोई डाउट हो, you can ask me on the group and also during the class. Okay, okay, so लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। See you in the class. Okay, bye.